जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, तो ये गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाता है। इसलिए हमें एक सुटेबल पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें जॉब्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और उसी के साथ चलेगा स्किल डेवलपमेंट का काम, क्योंकि ये एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है कि जहां पे स्किल डेवलपमेंट भी चलेगा साथ साथ और क्रिएशन ऑफ जॉब्स भी होगा। तो अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो ही हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी। तो हमें सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान नहीं देना, हमें क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो जॉबलेस ग्रोथ का टैग है इसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया। और ये जॉबलेस ग्रोथ होती क्यों है उसके कुछ और रीजंस भी हैं। देखो, ये बात तो है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई, उसमें ज्यादा जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाई, क्योंकि ये ट्रांजिशन हमारा सीधा प्राइमरी टू टर्जरी हो गया, यानी सर्विस सेक्टर में चला गया, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं बात करूं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो उस 2016 में करीबन 51 मिलियन जॉब्स थी और 2021 के अंदर 27.6 मिलियन थी। और एक रीजन ये भी आता है कि जैसे कुछ लोग प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, जैसे उनकी ग्रेजुएशन खत्म हुई वो हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, और कुछ कुछ जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन में चले गए और अपने सालों साल वहां पे खराब कर देते हैं, तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है। हालांकि एक्टिवली आपको सर्च करनी पड़ती है तब आप अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हो, बट ये तो एक कहने की बात है। आप ये समझो कि अगर 5-6 साल वो इंसान प्रिपेयर ही कर रहा है, 10-10 साल अगर प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके बाद उसे जॉब नहीं मिल रही, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जी रहे हैं अपनी रेंटल इनकम पे, क्योंकि बहुतों के कुछ घर होते हैं, किसी ने किराए पे फैक्ट्रीज दे रखी हैं, तो उनके पास रेंटल इनकम आती है, यानी बहुत सारा रेंट के तौर पे पैसा आता है और वो उसी से जी रहे हैं, वो और कुछ करना नहीं चाहते, तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। और रीजन है दैट इंडिया हैज नॉट विटनेस्ड एन एक्सपोर्ट बूम ऑफ लो स्किल एंड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। और साथ ही साथ हमें पता है कि हम अगर न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते चले जाएंगे या फिर नहीं करेंगे तो भी जॉबलेस ग्रोथ होगी, क्योंकि अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज को नहीं कर पा रहे तो हम अपडेट नहीं कर पा रहे, अगर हम अपडेट नहीं होंगे हम आउटडेटेड हो जाएंगे, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता चले जाए। अगर मैं बात करूं विमेन, सो एक्चुअली दे आर ऑप्टिंग फॉर अनपेड वर्क एट होम, टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली एंड रिलेटिव्स एंड किड्स। और आपने नाम सुना होगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि 2017-18 का है, उसमें 458 मिलियन से 563 मिलियन हो गए अगर मैं लेबर फोर्स की बात करूं 2023 में। और एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है वो क्वार्टरली सर्वे करता है अर्बन एरियाज का, जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल जैन मार्च 24 का। उसके अंदर ये देखा गया है कि जो अर्बन मेल्स है 15 साल से ऊपर के, उनका जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ा है 67.7% से, जो कि जनवरी मार्च 2022 में था, और वो हो गया था 69.8% जनवरी मार्च 2024 में, यानी 2022 से 2024 के बीच में इजाफा हुआ है करीबन 2% के अराउंड का। और तो और जो अर्बन फीमेल्स हैं उनके पार्टिसिपेशन रेट में भी इजाफा हुआ है 18.3% से 23.4% फॉर द सेम पीरियड, यानी 2022 से 2024 के बीच में। हमारी जो डिक्लाइनिंग वेज है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अर्निंग सफर करती है और जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम हो जाएगी, और जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो भी कम होता चले जाता है, क्योंकि जो रेगुलर वेजेस हैं वो 2011-12 की बात करूं तब से कम ही होते जा रहे हैं। रूरल एरियाज की बात करूं वो 0.6% के अराउंड है, और अर्बन एरियाज में वो 0.2% पर एनम पे है। अगर मैं रियल वेजेस की बात करूं तो 2011-12 से रूरल एरियाज में वो 0.6% की दर से घट रहे हैं, और अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूं तो 1.2% से। इंडिया में इनइक्वालिटी है, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, तो हमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे जो लोग जहां पे पैदा हुए हैं वहां पे अगर वो जॉब्स नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, अब वो कहीं और जाना चाहते हैं और कहीं दूर भी नहीं जाना चाहते, तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है, क्योंकि अगर उन्हें बहुत दूर जॉब मिल रही है तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे तो उसके हिसाब से उन्हें फायदा नहीं होगा, तो वो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहेंगे, और जहां उनकी जो बर्थ स्टेट है वहां पे अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो जरूर करने के लिए तैयार होंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जॉब्स जिस स्टेट में वो पैदा हुए हैं वहां पे डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ होता, इसलिए उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है। और माइग्रेशन की वजह से अगर वो फोर्सफुली माइग्रेट होते हैं, यानी उन पे फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में वो माइग्रेट हो भी जाते हैं, बट उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार होती चली जाती है, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही कम होता है, और कहीं कहीं तो ये भी देखा जाता है कि उन्हें जो प्रेस्क्राइब वेजेस होते हैं वो भी नहीं मिलते। तो हमारी इंडियन लेबर मार्केट की प्रॉब्लम है क्या? देखो, पहला तो है कि जो स्मॉलनेस ऑफ फर्म्स, यानी फर्म जो है हमारी फैक्ट्रीज हो गई वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, किसमें? इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी और इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में भी वो ज्यादा जनरेट नहीं कर पाती और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि जो उनका साइज होता है वो बहुत छोटा होता है,
तो इसलिए डिमांड कम होती है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। सेकंड रीजन है स्किल डेफिसिट होना। अगर मैं एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट यानी एसर की बात करूं, तो जो स्टूडेंट सपोज करो 8th क्लास में है, वो 8th स्टैंडर्ड के सवाल को सॉल्व नहीं कर पाता, वो जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझ पाता, वो कुछ जो जनरलाइज नॉलेज होती है, जनरल नॉलेज होती है, वो भी नहीं पता, उससे भाई अवेयर नहीं हो पाता, तो ये हमारे पूरे इंडियन लेबर को अफेक्ट करता है। यानी प्रॉब्लम है हमारे लर्निंग में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। थर्ड रीजन आता है एंटरप्रेन्योर्स। यानी एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत हैं हमारे इंडिया के अंदर, काफी ज्यादा भरमार है, क्योंकि स्टार्टअप को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला इंडिया के अंदर, बट उनकी एस्पिरेशंस बहुत कम है। यानी वो ज्यादा अपने आप को एक्सपैंड नहीं करना चाहते, बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि रिस्क टेकिंग एक फैक्टर है। वो रिस्क ज्यादा लेना नहीं चाहते, क्योंकि अगर नहीं चला तो उनके पास कोई बैकअप नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम ये तो मानते हैं कि एजुकेशन में डेफिसिट है, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आने की जरूरत है, जो कि एनईपी के थ्रू लाए भी हैं और ज्यादा आने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर आप पॉलिसी पे ध्यान दे रहे हो तो बिना पैसों के तो कोई पॉलिसी नहीं बनती। यानी पैसा इंपॉर्टेंट है, अगर आप फंड्स नहीं दोगे यूनिवर्सिटीज को तो फिर क्या होगा। तो अभी इंटरिम बजट था, उसमें ये देखने को मिला है कि 60% तक कट लगाया बजट में अंदर, यानी 60% तक बजट को रिड्यूस कर दिया गया। इंडिया का टारगेट है कि वो 4.6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च करे, बट जो करंट एक्सपेंडिचर है वो करीबन 2.5% का है। तो इसे बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है। और हमें एजुकेशन के हर स्तर को देखना पड़ेगा, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन। हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमें तीनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स भी हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, पीएम दक्ष है, मनरेगा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, रोजगार मेला, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो कि राजस्थान की है, और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जिसके चलते हम गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। As of March 1, 2022, there were 9,64,359 total vacant posts in government departments. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मनरेगा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया, बट साथ ही साथ सोशल इंक्लूजन भी किया है और एसेट क्रिएशन भी हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, मनरेगा पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें, जैसे लीकेजेस होते हैं, कुछ फ्रॉड आइडेंटिटी बना के इसमें काम करने लग जाते हैं। क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करूं 2020-21 में, तो टोटल 9.39 करोड़ हाउस होल्ड्स वर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, और इसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्संस डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड अंडर मनरेगा इन अ सिंगल ईयर वाज 282.27 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2009-10। तो काफ़ी अच्छा नंबर है और इसमें इजाफा भी होता जा रहा है, बट कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ नेगेटिव आउटकम्स आए हैं इसके, जैसे लीकेजेस हो गए, करप्शंस हो गए मनरेगा में। और सेकंड है लो वेजेस एंड डिलेड पेमेंट। ये भी देखा जाता है कि उन्हें जो वेजेस तय हो रखे हैं वो वेजेस मिलते नहीं है, और तो और जो पेमेंट होती है वो डिले होती है, काफ़ी ज़्यादा उसे टाइम लग जाता है रिलीज करने में। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है, जॉब भी क्या मतलब पर डे आपको काम दे रहा है, बट इसमें स्किल डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उस पे हमें काम करना पड़ेगा। हालांकि मनरेगा सिर्फ जॉब प्रोवाइड करने के लिए था कि आपको कुछ नंबर ऑफ डेज के लिए जॉब मिल जाए, वहीं पे कुछ अच्छी बात भी है, जैसे डॉक्टर पब्लिक रेशियो की बात करूं मैं इंडिया में, तो वो 1:834 है। इसका मतलब है कि 834 लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है, और WHO की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, यानी 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया ने बेटर परफॉर्म किया है। बट मैं वही बात करूं पुलिस पर्सनल पब्लिक रेशियो की, तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 196 की है, और एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो 152 पर लाख पॉपुलेशन की है। तो यहाँ पे जो काफी ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट है उसके अंदर वैकेंसीज बची हुई हैं, उन्हें फुलफिल करना चाहिए, ताकि इस जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वहां तक हम पहुंच सकें। आई होप मैंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को जरूर शेयर करना।